ऑल राइट भाई लोग, तो सीक्रेट इन्वेजन मार्वल का एक और शो कब चालू होके कब खत्म हुआ पता ही नहीं लगा। और इसे देखने के बाद मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि इसकी कुछ चीजें हैं जो मुझे अच्छी लगी, कुछ चीजें हैं जो उतनी अच्छी नहीं लगी। इस शो ने स्टार्टिंग में हमको ग्लोबल एस्पियोनाज थ्रिल वाली चीज प्रॉमिस करी थी जो पूरे वर्ल्ड पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगी, लेकिन आखिर में ये आकर खत्म हुआ एक ईगो से भरे पड़े स्क्रल के फैंटेसी रिबेलियन के ऊपर, जो रिबेलियन था भी नहीं। आखिर में तुम खुद अकेला ही लड़ रहा था, उसने अपने खुद के लोगों को तक मार डाला। मतलब सीक्रेट इन्वेजन खत्म होते होते ना तो इसमें कुछ सीक्रेट बचा और इन्वेजन तो ये कभी था ही नहीं। लेकिन अगर स्टार्टिंग से शुरू करें तो सबसे पहले हम एक फोन कॉल देखते हैं प्रिसिला या फिर वारा और निक फ्यूरी के बीच में, और ये फोन कॉल फ्यूरी के घर से ही किया जाता है। और हम देख सकते हैं कि वो स्क्रल्स जो पिछले एपिसोड में वारा पर अटैक करने के लिए आते हैं वो अभी भी वहीं पे पड़े हुए हैं। कई सारे लोगों ने मुझे बोला था कि वो स्क्रल्स नहीं है बल्कि इंसान है, क्योंकि उसका इतने सारे लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस था। लेकिन इस सीन में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वो जिन लोगों को मारा हुआ है वो स्क्रल्स है, क्योंकि यहाँ पे दीवारों पे पर्पल ब्लड लगा हुआ है। और मुझे लगता है कि ग्राविक को इस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं कि वो इंसानों को मरने के लिए भेज रहे हैं स्क्रल्स को, क्योंकि अल्टीमेटली उसका मिशन अपने लोगों के लिए घर ढूंढने का नहीं बल्कि अपना बदला पूरा करने का। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्क्रोडनी चाची लगी हुई है प्रेसिडेंट को बोलने के लिए कि भाई रशियन पे अटैक करो, रशियन पे अटैक करो, क्योंकि वो स्क्रल्स के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत करो। और प्रेसिडेंट साहब थोड़ा बहुत ऑर्डर देते हैं, फिर उसके बाद जैसे मिसाइल विसाइल चालू हो जाती है, लेकिन ये चीज अल्टीमेटली कहीं पहुंच नहीं पाती। स्पीकिंग ऑफ विच, निक फ्यूरी जो है हमारे गाड़ी से उतरते हैं और पहुंच जाते हैं स्क्रल्स के कंपाउंड में, एंड वी कैन क्लियरली सी कि उनपे रेडिएशन का इफेक्ट होना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जब वो अंदर घुस रहे होते हैं कंपाउंड में तो एक बहुत ही अच्छा से ईस्टर एग अगर आप नोटिस करोगे तो लेफ्ट साइड में यहाँ पर गूज बनी हुई है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो स्क्रल्स रहते थे वो प्रोबेबली फ्लर्किन स्पीशीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उसके मुंह से जो टेंटिकल्स वगैरह निकले हैं उस पे थोड़े ऐसे ड्राइंग बना करके उसको पढ़ने की कोशिश करी गई है। हमें लगता है करना थोड़ा जरूरी भी है, क्योंकि पिछली पिक्चर में उन्होंने क्री की जो हालत करी थी उसको देख के स्क्रल्स को लगा होगा कि हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है जिस रास्ते पे हम चल पड़े। लेकिन ये जो पूरी की पूरी सीक्वेंस थी ये मेरे को थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल फील होने लग गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कि निक फ्यूरी इतनी आसानी से कोई ऐसा छोटा मोटा प्लान तो बनाएंगे नहीं और मरने के लिए वहां पहुंच तो जाएंगे नहीं। और फिर जब फ्यूरी ने वो पिल्स निकाले और ऐसे ऐसे उसके सामने ही खाने की कोशिश करके गिरा दिए, तब तो मैं कंफर्म ही समझ गया कि ये दाल में कुछ काला है, नहीं एक्चुअली दाल में कुछ हरा है, क्योंकि पिल्स भी ग्रीन कलर के थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वहां का माहौल गर्मा गर्मी का चल रहा है। वहां पर खबर उठ चुकी है कि निक फ्यूरी आ रहा है और वो प्रेसिडेंट को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। बट व्हाट आई केप्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग वाज कि अगर प्रेसिडेंट की इंजरीज इतनी सीरियस नहीं है कि वो हॉस्पिटल में भी कॉन्शियस है और उनको 24/7 डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, तो ये सारी चीजें व्हाइट हाउस में भी मैनेज हो सकती थी। आई मीन आप खुद सोच के देखो, यूएस का प्रेसिडेंट हॉस्पिटल में ज्यादा सिक्योर रहेगा या व्हाइट हाउस में? बट कन्वीनियंट स्टोरी टेलिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं कि फ्यूरी और ग्राविक के बीच में काफी अच्छी कन्वर्सेशन होती है, और ये सेम बंदा कुछ दिनों पहले बारबी में केन बना था और अभी यहाँ पर हरा ओपनहाइमर बना बैठा है। फिर फ्यूरी ग्राविक को कन्विंस करने का ट्राई करता है, लेकिन ग्राविक कोई कन्विंस होने वाला नहीं था। वो उसको ये बताता है कि जो मैंने चेहरा लिया हुआ है वो मेरे पहले किल का है, एंड इट इज प्रीटी डार्क एंड प्रीटी सैड, समथिंग जो कि एक सुपर विलन ही कर सकता है, जो वो कर भी रहा है। लेकिन फिर फ्यूरी उसको वाइल दे देता है, कहता है चल ठीक है देख लेना। तो वो उठाता है, वो जाता है मशीन में डालता है, और यहाँ पर हम कई सारे कैरेक्टर्स के नाम देखना शुरू कर देते हैं जो कि हम लोगों ने एवेंजर्स एंड गेम की बैटल में देखे थे। अब इस फाइल का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, इसको हार्वेस्ट कहा जाता है, जिसमें सारे के सारे एवेंजर्स और उन बाकी लोगों के डीएनए हैं जो एवेंजर्स एंड गेम की पूरी बैटल में थे, इंक्लूडिंग थानोस और उसकी पूरी आर्मी जिनको आउटराइडर्स कहा जाता है। लेकिन इसके अलावा हम इसमें गोस्ट का डीएनए भी देखते हैं, जो मुझे शुरू में देखकर तो कंफ्यूजन हो गया, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम की बैटल में गोस्ट तो थी नहीं, बट देन आई रियलाइज्ड कि शायद गोस्ट ने निक फ्यूरी के साथ शील्ड में काम किया होगा। तो हो सकता है कि वहां से उन्होंने उस सैंपल को ऑब्टेन कर लिया हो। लेकिन फिर हमारे सामने एक बढ़िया सा ट्विस्ट रखा जाता है और हमको पता चलता है कि जो निक फ्यूरी हम इतनी देर से देख रहे थे वो एक्चुअली में निक फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी, जो शेप शिफ्ट होके वहां पहुंच गई थी। 2 मिनट साइलेंस फॉर एवरीवन जिसने सोचा था कि ये बंदा निक फ्यूरी है। आई मीन वो रेडिएशन जोन में खांस रहा है और मरने की कगार पे है। निक फ्यूरी पहली बात तो ये कि जानबूझ के अपने आप को सैक्रिफाइस करने जाएगा नहीं, और फिर मार्वल्स के ट्रेलर में भी हम उस बंदे को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो जिंदा बच के निकलने वाला है सीक्रेट इन्वेजन से। तो ये वाला ट्विस्ट मेरे लिए काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल था, लेकिन जो चीज प्रेडिक्टेबल नहीं थी वो था इन दोनों का सुपर सुपर स्क्रल बन जाना। और शुरू में तो बड़ा कूल लगा, लेकिन जब इस कॉन्सेप्ट को आप सोच के देखना शुरू करते हो तो ये बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग है एमसीयू के लेवल पे, और वो क्यों है इसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सीन को डाइसेक्ट करना शुरू करते हैं। तो हम लोग इस सीन में कई सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स की पावर्स को देखना शुरू करते हैं, ग्राविक और गाया दोनों के अंदर। जैसे कि गाया गोस्ट की फेजिंग पावर्स का यूज करती है, जो काफी कूल था, लेकिन उससे भी ज्यादा कूल था जब वो ड्रैक्स की आर्म निकाल लेती है। एंड आई सीरियसली थॉट कि इसको बनाते टाइम बनाने वाले ने भी क्या सोचा होगा, एमिलिया क्लार्क को टैटू दे देते हैं। फिर इसके बाद ग्राविक के पास एक हाथ में ग्रूट की पावर्स होती है, दूसरे हाथ में वो अबोमिनेशन बन जाता है, और जब वो अबोमिनेशन बनता है तो उसका एक कान भी अबोमिनेशन के कान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ऑल्दो मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि इन लोगों ने अबोमिनेशन के एसेट्स को शी हल्क से
उठा लिया होगा बहुत ही आसानी से अपना काम बचाने के लिए। फिर इसके बाद फ्रॉस्ट बीस्ट की पावर्स को यूज करके जब वो बर्फ की तलवार बनाती है और गाया और ग्रेविक के बीच में हमको पूरी तलवार वाली सीक्वेंस देखने को मिलती है जिसमें वो कॉर्ग के हाथ से अपनी शील्ड बना लेते हैं पत्थर की, तो वो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग था। लेकिन फिर आता है बहुत ही वियर्ड सा सीन जिसमें वो इबोनी मॉ का हाथ समन कर लेता है और उससे जादू करता है। और कोई मुझे ये समझा देना कि इबोनी मॉ के डीएनए में उसकी अंगूठियां कैसे आ गई भाई। और वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई मैजिक यूज करना और मैंटिस का वो स्लीप बोलने वाली चीज यूज करना आ कैसे रहा है पहले ही फुर्सत में। एक सेकंड के लिए शायद मैंने थानोस की पर्पल आर्म को भी ऑब्जर्व किया अगर ध्यान से देखा जाए तो। और ना इससे ये बात समझ में आने लगती है कि इनके पास भले उन सारे सुपर हीरोज की पावर्स होंगी लेकिन उनके ऊपर कैप है। मतलब वो हर पावर को अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज नहीं कर सकते। मतलब हर पावर की एक लिमिटेशन है और वो ओरिजिनल सुपर हीरो जितने लेवल तक उसकी पावर को यूज नहीं कर पाए। तभी तो गाया जब आखिरी में ग्रेविक को मारती है उसके पेट से आर पार निकाल के, तो वो एक्सट्रीमिस्ट के थ्रू उसको हील नहीं कर पाता क्योंकि उसकी बॉडी तब पूरी लिमिट तक पहुंच चुकी होती है। लेकिन अब बात करते हैं इस पूरे हॉरिफिक सिनेरियो के बारे में। तो मैं मान लेता हूं कि एमिलिया क्लार्क अपने आप में गॉडेस है, मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग बना दो। इस बंदी के पास कैप्टन अमेरिका, थॉर, जी हाँ आप लोगों ने सही सुना, उस वाइल के अंदर थॉर ओडिनसन का डीएनए था, हल्क, एबोमिनेशन, गोस्ट, ड्रैक्स, गमोरा, थानोस, कॉर्ग, कैप्टन मार्वल और पता नहीं कितने सारे और भी सुपर हीरोज जो हम लोग अभी तक एमसीयू में देखते आए हैं, उन सब की सुपर पावर्स हैं और उसके भी ऊपर से ये अपना रूप बदल के कुछ भी बन सकती है। तो इन लोगों ने एक ऐसा कैरेक्टर क्रिएट कर दिया है जो प्रोबेबली एमसीयू की सबसे पावरफुल बीइंग है। हाँ मैं मानता हूं कि इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होंगी, जैसे हम लोगों ने ग्रेविक की देखी, नहीं तो वो मर ही नहीं सकता था। दोनों के दोनों कैरेक्टर्स की पावर लेवल्स अगर आप देखते हो तो एक्सट्रीमिस्ट का यूज करके वो एक दूसरे को इनफाइनाइट टाइम तक हील कर सकते थे और इस वजह से उनकी बैटल एंड ऑफ द टाइम तक चलती रहती। लेकिन ऑब्वियसली उनकी पावर्स की लिमिटेशंस है, तभी ग्रेविक की जान गई। तो इसका मतलब ये है कि इनकी पावर्स की भी कोई ना कोई लिमिटेशन होंगी, लेकिन इनकी पावर्स कितनी ज्यादा ओपी है। अगर एक कैरल डैनवर्स पूरी की पूरी क्री स्पीशीज को खत्म करने का दम रखती है तो ये बंदी कितनी ही स्पीशीज खत्म कर देगी। नाउ आई अंडरस्टैंड कि इस कैरेक्टर के लिए एमिलिया क्लार्क को क्यों कास्ट किया गया था। ये प्रोबेबली आगे जाकर एमसीयू में काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने वाली है और उस चीज का आइडिया हमको लग भी जाता है जब सोफिया इसको अप्रोच करती है और कहती है कि मैं आपकी मदद चाहती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर काम करेंगे, लेकिन हमारा रिश्ता दिलों का नहीं होगा। आई विल यूज यू, यू विल यूज मी। एंड फिर हम देखते हैं कि वो बड़े से हॉल में जाती है जहां पर कई सारे लोग लेटे हुए हैं और उन्हीं मशीन्स का यूज किया जा रहा है उनके ऊपर। एंड बाय द लुक्स ऑफ इट जितना मुझे समझ में आया तो इससे वही होने वाला है जो अभी तक होता आ रहा है। मतलब फ्यूरी जो काम कर रहा था वही काम सोफिया भी कर रही है और जहां तक मुझे लगता है तो अब ये सारी की सारी चीजें विल लीड टू कैप्टन ब्रिटेन। अगर आप नहीं जानते हो तो कैप्टन ब्रिटेन भी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला एक सुपर हीरो है जो कैप्टन अमेरिका का यूके वाला काउंटर पार्ट है। नाउ आई डोंट नो अबाउट यू गाइस, लेकिन एमिलिया क्लार्क की गाया वर्सेस कैप्टन ब्रिटेन ये मूवी मैं जरूर देखना चाहूंगा। आई जस्ट होप कि ये लोग एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर को कैप्टन ब्रिटेन ना बना दे भाई, प्लीज मार्वल ये मत कर देना। लेकिन इसके बाद फाइनली हमें इस चीज का जवाब भी मिल जाता है कि आखिरकार रोडी को कब से पकड़ के रखा गया था, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब सारे प्रिजनर्स को छुड़ाया जाता है तो उसमें हमारे को एवरेट रॉस और रोडी भैया भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग रोडी जी के कपड़ों को देखोगे और उनके हालत को देखोगे तो आपको बहुत ही आराम से रियलाइज हो जाएगा कि अपने हॉस्पिटल वाले ड्रेसिंग गाउन में है, प्लस अपने दोनों पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, जिसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि इनको सिविल वॉर के बाद उठा लिया गया था। मतलब इस रोडी ने ना तो इन्फिनिटी वॉर एक्सपीरियंस करी है ना ही एवेंजर्स एंड गेम, और अगर इसने एवेंजर्स एंड गेम एक्सपीरियंस नहीं करी है तो इसको पता भी नहीं है कि टोनी स्टार्क जो इसका सबसे अच्छा दोस्त था वो भी इस दुनिया में नहीं है। एंड दैट इज समथिंग ट्रूली हार्ट ब्रेकिंग। जब ये आएगा इस दुनिया में और इसको रियलाइज होगा कि कितना कुछ बदल चुका है और टोनी ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया उस चीज के लिए, तो उसका इम्पैक्ट रोडी के ऊपर बहुत ही माइंड ब्लोइंग हो सकता है अगर हमें सही तरीके से दिखाया गया तो आर्मर वॉर्स में। लेकिन इस चीज से भी कई सारे प्लॉट होल्स खड़े हो जाते हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि हम लोगों को ये समझ में आया, मतलब इस शो ने जितना हमको बताया है, तो ग्रेविक ने एवेंजर्स एंड गेम में जो हार्वेस्ट हुआ था, मतलब सारे के सारे जब डीएनए हार्वेस्ट किए गए थे एवेंजर्स के, उसके बाद से अपने कॉन्क्वेस्ट को चालू किया था। तो फिर रोडी को कैसे किडनैप कर लिया सिविल वॉर के बाद से? इसका मतलब ये है कि ग्रेविक ने पहले से ही प्लानिंग कर ली होगी। एंड अगर ग्रेविक ने पहले से ही प्लान बना लिया था और वो उसी हार्वेस्ट का पार्ट था जब सारे के सारे एवेंजर्स का डीएनए कलेक्ट हो रहा था, तो फिर उसने उस डीएनए को निक फ्यूरी के हाथ में पड़ने ही क्यों दिया? उस हार्वेस्ट में थोड़ा सा अपने लिए भी कलेक्ट कर लेता भाई। और इससे बड़ा प्लॉट होल बताऊं तो ये सारे के सारे एवेंजर्स थानोस को मारने के लिए उसके प्लैनेट पे जाते हैं जहां पर वो पूरी फार्मिंग वार्मिंग कर रहा होता है, एंड फिर ये लोग थानोस को मार भी देते हैं। तो फिर जब रोडी जो एक स्क्रल था अर्थ पे वापस आया तो वो अपने स्क्रल भाइयों को लेकर वापस उस प्लैनेट पे क्यों नहीं गया जहां पे थानोस फार्मिंग कर रहा था?
क्योंकि वो एक हैबिटेबल प्लैनेट है जहां पर वो लोग आराम से जाकर रह सकते थे। मतलब निक फ्यूरी और कैरल डैनवर्स भले ही आपके लिए प्लैनेट ना ढूंढ पा रहे हो, लेकिन आपने तो ढूंढ लिया ना। मुझे नहीं पता, इस सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता ऑनेस्टली। अगर आपको कुछ भी समझ में आए तो मुझे कमेंट्स बताना मत भूलना। और फिर वही होता है जो हर शो के एंड में किया जाता है कि ऐसी कुछ चीजें सेटअप कर दी जाती हैं जो प्रोबेबली कहीं नहीं जाने वाली हैं, या फिर हमको 4-5 साल वेट करना पड़ेगा उनको कहीं जाता हुआ देखने के लिए। जैसे वो इटर्नल्स में तैमूर की आधी मुंडी और आधा हाथ बाहर निकला ही हुआ है तो निकला ही हुआ है, किसी को कुछ से घंटा फर्क पड़ नहीं रहा है। ये डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी नई लाइन बनाने के चक्कर में कौन सा इनकर्जन रोकने गए हैं। ये शैरन दल्ली, मेरा मतलब है कि शैरन कार्टर एक्चुअली में पावर ब्रोकर बनने के बाद कुछ दल्ला वल्लागिरी कर भी पाई है या नहीं, या वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन इतने सारे लोग को इकट्ठा करके कंचे खेल रही है। तो उसी लिस्ट में इन सबको भी शामिल कर लेते हैं कि वो जो प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट किया था उससे कई सारे विजिलेंटीज इकट्ठा हो गए हैं और ये सारे के सारे विजिलेंटीज लोगों को मारने की कोशिश कर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ईस्ट इंडिया लिखा हुआ है। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी तो नहीं हो सकती क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी तो बंद हो चुकी है भाई बहुत पहले। अब एमसीयू में एग्जिस्ट करती हो तो अपने को नहीं बताया गया अभी तक। लेकिन इस प्रेसिडेंट का भविष्य भी बहुत अच्छा नहीं है क्योंकि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमको एक नया प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा जो कि पता ही है सबको कौन होने वाला है। नहीं पता तो मेरे दूसरे वीडियोस देख लेना, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मुझे आपके थॉट्स जानने हैं सीक्रेट इन्वेजन के इस वाले एपिसोड के ऊपर। मेरे जो थे वो तो आप जान ही चुके हो, तो जाने से पहले कॉमिक वर्स को सब्सक्राइब करना क्योंकि यहाँ से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज बारबी में आओ चाहे ओपनहाइमर में, रोल में दम होना चाहिए। अबे बम नहीं दम। शीतल शाम को 5 बजे आया, शीतल रात को 12 बजे आया। शीतल तो शीतल है, शीतल अदिति तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अदिति शीतल है। मगर तू तो बोला था कि अदिति निशा है। निशा मुन्नी है ना? अरे तो फिर अदिति कौन है? निशा है। चुप रहे यार तुम लोग।